everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. So today we are going to start with the topic that is dispersal, and we are seeing the main topic as ecological aspects of behavior, and we are almost at the end of this topic. And after this dispersal we are going to see the host parasite relationship. After that we will be seeing some summary sort of thing, and then the portion which we were seeing for the topic ecological aspects of behavior will be completed, and then we'll be starting new topic, or you can suggest me any topic in the comment section below so that we can do it also. So let's get started now without a further ado. Dispersal: change of an established home बेस टू अनदर लिविंग एरिया इज कॉल्ड डिस्पर्सल. जब हम किसी एक एस्टेब्लिश्ड होम को, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है, वो पर्टिकुलरली इस होम पर रह रहा है, इस घर पर रह रहा है, और यहाँ पर घर में रहने के बाद वो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड, उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वेल मैनेज्ड है वहाँ पर, फिर भी वो इस एरिया को चेंज करके एक न्यू हाउस अपने लिए ढूंढ लेता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्पर्सल. तो डिस्पर्सल का मतलब होता है एक चेंज आना एस्टेब्लिश्ड होम बेस के अंदर, जिससे कि वो अनदर लिविंग एरिया में चले जाता है. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हम इसको डिस्पर्सल कहते हैं. अब डिस्पर्सल की ये डेफिनेशन तो हो गई, अब इसकी बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं आगे. डिस्पर्सल इज कॉमन फिनोमिना ऑफ फ्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल. जो एनिमल की फ्यू स्पीशीज होती है उसमें ये कहना चाहिए कॉमन फिनोमिना देखने को मिलता है. जो डिस्पर्सल होता है हनी बी का फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड होम बेस्ड टू अनदर लिविंग एरिया हैपेंस रेगुलरली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्वार्मिंग. जो हनी बी होती है वो अपने एस्टेब्लिश्ड होम से, फॉर एग्जाम्पल ये उनका होम है, यहाँ पर वो आराम से रहती है, इस जगह से वो दूसरे एरिया में रहने के लिए तो नहीं कह सकते हम पर्टिकुलरली हनी बीज रहने, तो वापस हनी कॉम में ही उसके आती है. मैंने यहाँ होम का डायग्राम बना दिया, आई एम सॉरी. तो यहाँ उसका कॉम कुछ इस कॉम जो होता है उसका कुछ इस तरह से दिखाई देता है. तो फॉर एग्जांपल ये उसका एक एस्टेब्लिश्ड कॉम है जहाँ वो रहती है, हनी बी इस कॉम में रहती है. अब उसके बाद वो क्या करती है, हनी बी यहाँ से किसी और एरिया में जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं उस एरिया में जाकर चेकिंग करती है. तो ये जो डिस्पर्सल होता है हनी बी का, जब वो अपने एस्टेब्लिश्ड होम से दूसरे एरिया में जाकर फॉर एग्जांपल नेक्टर के लिए जाती है, नेक्टर लेने जाती है, वो उससे वो हनी बनाती है बाद में. तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सल. और इसी डिस्पर्सल का हनी बी की कम्युनिटी में जो नाम होता है उसको कहते हैं स्वार्मिंग. तो आपको वर्ड कौन सा लर्न करना है यहाँ पर? स्वार्मिंग. समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हनी बी के डिस्पर्सल को आप क्या कहेंगे, इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिस्पर्सल ऑफ हनी बी इज कॉल्ड. तो आप उसको कहेंगे इट इज नोन एज स्वार्मिंग. स्वार्मिंग कहते हैं उसको. तो यहाँ पर ये वाली चीज़ क्लियर होती है. बेल्डिंग्स ग्राउंड स्क्विरल ऑल्सो डिस्पर्स. जो बेल्डिंग की ग्राउंड स्क्विरल है वो भी डिस्पर्स करती है. आप इसका इंटरनेट पे पिक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. इसको सर्च करके देखना अपनी कॉपीज़ में. इस वाले एनिमल का जो नाम है उसको नोट करें. बायोलॉजी की फील्ड में हमें एनिमल्स की जो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर वगैरह सब देखने को मिलते हैं. तो हमें हर एनिमल का कहना चाहिए एक्सटर्नल अपीयरेंस पता होना चाहिए कि इस एनिमल का नाम क्या होता है. अब हम छोटे बच्चे तो नहीं रहे कि हम छोटे छोटे लायन, कैट, डॉग इसी तरह के एनिमल्स के नाम लेते रहे. जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमको नए नाम याद होने चाहिए. जैसे बेल्डिंग्स ग्राउंड स्क्विरल हुई, विल्ड बीस्ट हुए, वुल्फ का पैक तो चलो कॉमन है. इस तरह की चीज़ें हमको एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हम लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए. दूसरी बात, जो डिस्पर्सल होता है वो एक डेफिनेटली एक रिस्की बिजनेस है. इस अगर हम देखें डिस्पर्सल में कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या कर रहा है, वो एक जगह से अपने वेल एस्टेब्लिश्ड होम से जहाँ वो बिल्कुल अच्छे से रहता है उस जगह को छोड़कर किसी और एरिया में जाता है. तो ये एक तरह का रिस्की बिजनेस है. इसमें कुछ चीज़ें सेफ नहीं भी होंगी. फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में. दूसरी चीज़ उसको एक्सपोजर होगा प्रेडेटर्स का, क्योंकि ये नया एरिया है. यहाँ पर कुछ नए शिकारी प्रेडेटर्स होंगे जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुँचा सकते हैं जो यहाँ से यहाँ पर आके अपने आप को डिस्पर्स कर रहा है. ये वाली चीज़ हो सकती है. एक बात और कि जो होम होता है हमारा, वहाँ हम सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि होम में हमें पता है हमारी बाउंड्री वॉल्स होती है. अगर हम हमारे एग्जाम्पल से ही बात करें तो होम में बाउंड्री वॉल्स होंगी, वहाँ पर आपको पता है कि क्या कंडीशंस होती है, आपको वहाँ का पूरा एरिया पता होता है, सब कुछ क्लियर होती है. तो होम जो होता है वो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा सेफ होता है. लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर कोई अपने होम को छोड़कर ऑर्गेनिज्म कहीं और जा रहा है तो वो प्रोन हो जाएगा बहुत सारे डेंजर्स को लेकर. तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर थी. अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि अगर डिस्पर्सल इतना ही कॉस्टली बिजनेस है तो क्यों एनिमल्स डिस्पर्स कर रहे हैं. हमने शुरू में पढ़ा था कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दिखता है कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगी और बेनिफिट अगर कम है, तो वो ऑर्गेनिज्म उस काम को करता ही नहीं है.
बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन अभी इस कंडीशन में भी यही हो रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है और जो कहना चाहिए बेनिफिट है वो कम है, या फिर बेनिफिट का भी पता नहीं हमें, कॉस्ट तो लेकिन भैया बहुत ज़्यादा है, ये वाली बात तो पक्की है। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट का मैं आगे बताऊंगी। तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो फिर भी एनिमल डिस्पर्स क्यों करते हैं, वाई दे आर डिस्पर्सिंग फ्रॉम वन प्लेस टू, और वी कैन से फ्रॉम देयर वेल एस्टेब्लिश्ड होम टू दी अनादर एरिया, ऐसा हो क्यों रहा है। बात का जो आंसर है वो जो इनब्रीडिंग अवॉइडेंस हाइपोथेसिस होती है उसके अंदर दिया गया है। जो बेल्डिंग की ग्राउंड स्क्विरल होती है, इनके जो केस है अगर हम उसको देखें तो उसमें बहुत कुछ ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। ये जो बेल्डिंग ग्राउंड स्क्विरल होती है ये कहाँ रहती है, हाई माउंटेन मीडोज इन कैलिफोर्निया में रहती है। और ये क्या करती है, ये डिस्पर्स करती है एक डेफिनेट फैशन में, पर्टिकुलरली इनका एक स्टाइल होता है जिस स्टाइल के अंदर ही ये डिस्पर्सल शो करती है। ये क्या करती हैं, ये स्क्विरल्स जो इनकी फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ इट्स लाइफ होती है, इनकी जिंदगी के पहले 4 हफ्ते जो होते हैं, यानी कि जो इनका फर्स्ट मंथ होता है पैदा होते ही, उसमें ये अंडरग्राउंड रहती है इन इट्स मदर बरोज। जो इनकी माँ के बरोज रहती है, बिल रहते हैं, बरो का मतलब आप समझते ही होंगे, तो उस बरो के अंदर ये अपनी मम्मी के साथ रहती हैं। वंस यंगस्टर्स इमर्ज फ्रॉम देयर बरोज, और एक बार जब इन बरोज में से पहली बार जब यंगस्टर्स यानी जो यंग वंस है, थोड़े से बड़े हुए हुए बच्चे हैं, वो जैसे ही इन बरोज में से बाहर निकलते हैं पहली बार, दे रिमेन इन द एरिया फॉर नंबर ऑफ वीक्स लॉन्गर, वो कुछ ज़्यादा समय तक अब इस बाहर वाले एरिया में रहते हैं। अभी यहाँ से निकल गए, अब इस एरिया में आ गए, यहाँ कुछ ज़्यादा टाइम रहते हैं। 9 से 10 हफ्तों के जो ओल्ड जुवेनाइल मेल्स होते हैं, यानी कि 9 से 10 हफ्तों के जो शुरू के प्यूबर्टी वाले मेल्स कह सकते हैं हम, जुवेनाइल यानी यंग मेल्स होते हैं, लीव द सेफ होम बरो। अब वो सेफ होम बरो को जब छोड़ते हैं, डिस्पर्स टू अनसर्टन न्यू एरिया, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक नए एरिया के अंदर चले जाते हैं। देयर सिस्टर्स ऑल्सो इवेंचुअली लीव द नेटल साइट, उनकी जो बहनें होती है इस टाइम पर वो भी इस नेटल साइट को, यानी जहाँ पर उनकी बर्थ हुई थी उस जगह को छोड़ देती है। बट दे यूजुअली सेटल डाउन राइट नेक्स्ट टू देयर मदर्स टेरिटरी। लेकिन यूजुअली वो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ उनकी मदर की टेरिटरी है, उसी के पास किसी नए जगह पर अपनी टेरिटरी बनाती है, यानी अपनी माँ के पास ही उनका घर नया रहता है। मूविंग एन एवरेज ऑफ ओनली 50 मीटर्स, ज़्यादातर उस बीच की जो दूरी होती है 50 मीटर्स तक हो सकती है, 50 मीटर तक हो सकती है, और वो बर्थ प्लेस से होती है। वेर एज देयर ब्रदर्स मूव मोर देन एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। वेर एज देयर ब्रदर्स मूव मोर देन 3 टाइम्स एज फार, लेकिन इनके जो ब्रदर्स होते हैं, यहाँ पर मदर की बर्थ होती, उसके 50 मीटर की दूरी पर जो सिस्टर्स हो सकती है, मतलब छोटी लड़कियां जो हो सकती है, डॉटर्स हो सकती है मदर की, उनकी बरोज होती है यहाँ कुछ, और उससे भी 3 गुना दूर, यानी यहाँ करीब करीब यहाँ पर इस जगह पर आकर जो ब्रदर्स होते हैं वो अपनी बरों को बना लेते हैं। तो इतना दूर जाकर वो जो मेल्स होते हैं यहाँ पर वो अपनी बरों को बनाते हैं। तो ये सारा पूरा था। पहला यहाँ फिगर में पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है जो डिस्टेंस डिस्पर्स होता है मेल और फीमेल में बेल्डिंग्स ग्राउंड स्क्विरल में, वो दिखाया गया है यहाँ पर। मेल्स गो मच फार्दर ऑन एवरेज फ्रॉम द नेटल बरो एंड फीमेल डू, जो फीमेल है उससे काफ़ी दूर तक, अगर देखा जाए मेल को कंपेयर करके, तो मेल काफ़ी दूर तक अपनी बरो बनाते हैं, बजाय कि फीमेल्स की अपनी नेटल प्लेस से, यानी कि जहाँ उनकी बर्थ हुई थी उस प्लेस को लेकर। नेटल वर्ड का मतलब बर्थ से रिलेटेड है। बेल्डिंग की जो ग्राउंड स्क्विरल होती है वो हाई माउंटेन मीडोज में रहती है कैलिफोर्निया के अंदर। दे डिस्पर्स इन अ डेफिनेट फैशन, और ये सारी बात तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीन डिस्टेंस दिखाई गई है फ्रॉम नेटल बरोज मीटर्स, यहाँ एजेस और मंथ है, और इसमें आप यहाँ देखेंगे तो मेल्स का जो है वो कितना दूर तक जा रहा है, और यहाँ फीमेल का ग्राफ कितना नीचे तक आ रहा है। तो ये वाली बात है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है डिफरेंसेस बिटवीन द, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो मैं टिक करती हूँ, डिफरेंस बिटवीन दी सेक्सेस इन डिस्पर्सल। अलग अलग तरह के जो सेक्स होते हैं यानी जेंडर्स होते हैं उनमें डिस्पर्सल अलग देखा जा सकता है। फीमेल लायंस जो होती है सेरेनगेटी प्लेन ऑफ अफ्रीका की टेंड टू रिमेन विद द नेटल प्राइड। जो फीमेल लायन होती है, सेरेनगेटी नेशनल पार्क की बात हो रही है अफ्रीका के अंदर, तो जो फीमेल लायन होती है वो क्या प्रेफर करती है, वो जहाँ पर उनकी बर्थ हुई है उसी प्राइड में वो रहे, ग्रुप ऑफ लायन के अंदर। वेरएज जो मेल होते हैं वो दूसरी प्राइड के अंदर चले जाते हैं और वहां पे नोमैड्स बन के रहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस करा था, जो प्राइड होती है उसके अंदर एक तो लीडर लायन होता है जिसको अल्फा मेल हमने कहा था। दूसरी बात, वहां पर कुछ फीमेल्स होती है जो सब एक दूसरे को लेकर रिलेटेड होती है, एक दूसरे की रिलेटिव होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ और मेल्स भी होते हैं जो इन फीमेल्स को लेके कैसे होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं, उनसे उनकी कोई रिलेशन नहीं होती। और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो किसी और प्राइड के आए हुए मेल्स होते हैं। अब वो दूसरी प्राइड के आए हुए मेल्स, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नोमैड्स कहा जाता है।
अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में कुछ इस तरह से है, यहाँ पर परसेंट शोन है, डिसअपियर, डाइड, लेफ्ट एरिया, नोमैड्स, ट्रांसफर्ड और टू अनदर प्राइड, फॉर्म्ड न्यू प्राइड, रिमेन्ड इन नेटल प्राइड। तो अब देख सकते हैं हम फीमेल्स जो है उसकी कलर जो है बॉक्स में कलर नहीं दिखेगा और मेल्स के बॉक्स में कलर दिखेगा। तो फीमेल जो है वो नेटल प्राइड में रह रही है, उसका ग्राफ बहुत बड़ा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल कोई नई प्राइड बनाएगी, वो उसके परसेंट होते हैं सिर्फ 20%, 80% चांसेस वो रहते हैं कि वो पुरानी प्राइड में रहेगी। नोमैड्स जो होते होंगे 40% चांसेस होते हैं कि वो कहीं चले जाएंगे, सॉरी 20% होते हैं। लेफ्ट एरिया के 40% होते हैं। डाइड में आते हैं, कहना चाहिए डाइट के अंदर यहाँ पर आ रहा है 20 से थोड़े हम पीछे हैं, तो डाइट में थोड़े करीब आप समझ सकते हो 15% मेल्स हैं वो डाई कर जाते हैं और करीब 10% फीमेल्स उसमें डाई कर जाती है। डिसअपियर का यहाँ पर है। तो इस तरह से पूरा ग्राफ यहाँ पर बहुत ईजी है। अगर हम एग्जाम्स में इस तरह के छोटे मोटे मतलब कहना चाहिए डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें और बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो यंग मेल बेल्डिंग के ग्राउंड स्क्विरल्स हैं वो इतनी दूर दूर तक जाकर अपना घर क्यों बना रहे हैं? उनको ऐसा क्या है कि वो पास में रहते हुए अपनी मदर की माउंटेन मीडोज के पास में रहते हुए घर क्यों नहीं बना रहे? तो अकॉर्डिंग टू वन आर्ग्यूमेंट, डिस्पर्सल बाय जुवेनाइल्स में अराइज टू अवॉइड इनब्रीडिंग, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपस में उनकी इनब्रीडिंग शोन हो। इनब्रीडिंग मतलब एक ही कहना चाहिए रिलेटिव्स के बीच में जब कहना चाहिए ब्रीडिंग होती है तो उसको इनब्रीडिंग कहा जाता है और एनिमल्स में ये कम्प्लीटली फाइन होता है। मतलब कहना चाहिए उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो व्हेन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की बात करें ब्रीड टुगेदर, तो ऑफस्प्रिंग जो वो प्रोड्यूस करते हैं आर मोर लाइकली टू कैरी डैमेजिंग रेसेसिव एलिल्स इन डबल डोज देन आर द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय अनरिलेटेड पेयर्स। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो ज़्यादा रिलेटेड कहना चाहिए अगर ऑफस्प्रिंग्स हैं, अगर उनके बीच में ब्रीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से जो डैमेजिंग रेसेसिव एलिल्स है वो डबल डोज में आ जाते हैं और उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर उसका बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगा। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए, वहाँ पर इन ब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए वो अपने माउंटेन मीडोज मतलब अपने बरोस को दूसरी जगह पर बनाना प्रेफर करते हैं। Moreover, high juvenile mortality actually does occur in inbred populations of a number of species. Mainly अगर डेथ भी होती है इन ऑर्गेनिजम्स की तो उसका रीज़न भी ये होता है कि वो इनब्रीडिंग पॉपुलेशंस होगी, इस वजह से डेथ होती है। तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि अगर कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग हो रही है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में, तो उनकी डेथ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और ईजीली हो जाती है। तो ये सारा केस एनिमल्स के अंदर है, ह्यूमन बींग्स का यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बेल्डिंग्स की ग्राउंड स्क्विरल की बात कर रहे हैं। इस टर्मिनोलॉजी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो अगर जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी 12th क्लास की तो उसमें अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी सी और हमने वहाँ पर भी इसको डिस्कस करा होता है। अब दूसरी बात आती है, बट डिस्पर्सिंग इज नॉट सिंपली टू अवॉइड इनब्रीडिंग। डिस्पर्सिंग का सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि वहाँ इनब्रीडिंग को अवॉइड करना है इसलिए डिस्पर्सिंग की जा रही है, बिकॉज सेम नंबर ऑफ फीमेल ग्राउंड स्क्विरल्स डू नॉट डिस्पर्स लाइक मेल्स। क्योंकि हो ये रहा है कि जो फीमेल्स हैं वो तो अपनी मदर की जो मीडोज है उनके पास ही रह रही है। ये ज़रूर हो रहा है कि जो मेल है वो अपनी मीडोज कहीं और जाकर बना रहे हैं या फिर अपनी बरोस कहीं और जाकर बना रहे हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ हो रही है कि यहाँ मदर की थी, यहाँ पर फीमेल्स की थी, दूसरी जो कहना चाहिए डॉटर फीमेल्स, और यहाँ पर मेल्स की थी। तो अगर मेल्स इतनी दूर अपनी बरोस को बना रहे हैं तो वहाँ पर दूसरी और फीमेल्स तो है नहीं, तो ये वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पर परसिस्ट कर रही है। एंड देयरफॉर वन नीड्स टू थिंक हाउ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डिस्पर्सल माइट डिफर बिटवीन दी सेक्सेस ऑफ दिस स्पीशीज। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट होती है इन ब्रीडिंग की, यहाँ एक जो कॉस्ट लग रही है क्योंकि मेल को अगर फीमेल के मतलब उस तरफ जाना होगा तो बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी एक्सपेंसेस हो गए। सो आर प्रोबेबली ग्रेटर फॉर फीमेल्स देन फॉर मेल्स। मेनली यहाँ पर ये होगा कि फीमेल्स को वहाँ तक जाना होगा, मेल्स को तो उनके ऑलरेडी वहाँ पर मीट हो, वो उस तरफ नहीं जाएंगे फॉर टू अवॉइड इन ब्रीडिंग हम कह सकते हैं। तो फीमेल्स जो है वो यहाँ पर आएगी डिस्पर्स होकर। तो उनके लिए अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनके लिए एनर्जी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, कॉस्ट उनके लिए ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द मैमल्स एज वेल, बिकॉज ड्यूटी ऑफ पेरेंटल केयर इज एंटायरली बोर्न एक्सक्लूसिवली बाय द मदर नॉट बाय द फादर स्क्विरल। तो सारी क्योंकि ड्यूटी पेरेंटल केयर के आगे फीमेल की ही है, सारी चीज़ों का जो कॉस्ट है वो किस पर आ रहा है, फीमेल के ऊपर आ रहा है। फीमेल स्क्विरल्स आर एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट ब्रीडिंग विथ क्लोज मेल रिलेटिव्स। और फीमेल स्क्विरल्स भी होती है वो एक्सपेक्टेड रहता है उनसे कि वो भी रेजिस्ट करे इस तरह की इन ब्रीडिंग को जो कि क्लोजली उसके रिलेटिव्स के बीच हो। इन दिस सिचुएशन डिस्पर्स्ड मेल्स कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियली विलिंग दैट इज अनरिलेटेड फीमेल्स। तो इस केस में होता क्या है, जो मेल्स जो दूर रह रहे हैं वो उनके पास बहुत सारी एक्सेस आ जाती है अनरिलेटेड फीमेल्स को लेकर फॉर ब्रीडिंग।
जो ग्रीन वुड थे उनके हिसाब से देखा जाए तो जो फीमेल बेल्डिंग्स होती ग्राउंड स्क्विरल्स की में रिमेन एट और नियर द नेटल टेरिटरीज, हमने बात करा वो जहाँ पर पैदा हुई है उसी तरफ उनकी टेरिटरी बनाती है। बिकॉज द रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज स्पेशली डिपेंडेंट ऑन पोजेशन ऑफ अ टेरिटरी, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस किस पे डिपेंडेंट है, इनकी टेरिटरी पे। इनकी टेरिटरी बनी होगी तो पेरेंटल केयर प्रॉपर वे में हो सकती है और सभी आगे की प्रोसेस प्रॉपर वे में होगी, तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव सक्सेस इनको मिल सकती है। इन विच टू रेयर देयर यंग, जिसमें वो अपने यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को रेयर कर सके, बड़ा कर सके। अब जो फीमेल ग्राउंड स्क्विरल्स होती है दैट प्लेस गेट असिस्टेंस फ्रॉम देयर मदर्स, साथ में एक चीज का और यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि अगर ये अपनी मदर की बरोज के पास अपने नया घर बनाती हैं, जो फीमेल्स अभी पैदा हुई थी, और फिर वहाँ पर रिप्रोडक्शन की फॉर एग्जांपल वो पूरी तरह से पेरेंटल केयर करती है, तो उनको एक फायदा ये मिलता है कि इनकी जो मदर्स होती है वो भी इन्हें असिस्ट करती है, हेल्प करती है इनके यंग वंस को ग्रो करने में। सो हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं, टेरिटोरियल डिफेंस में भी इसकी मदर हेल्प करती है, प्रोटेक्शन करवाने में हेल्प करती है बरोज की अगेंस्ट राइवल फीमेल्स, तो इनकी मदर भी इनकी हेल्प करती है, बस अपने ओन जो कहना चाहिए होम है वहाँ पर नहीं रहने देती है, ये अपनी खुद की नई टेरिटरी बनाती है। तो ये चीज़ थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ रेजिस्टेंस टू इनब्रीडिंग बाय फीमेल्स एंड द टेरिटोरियल एडवांटेजेस ऑफ एसोसिएटिंग विद रिलेटिव्स अपेरेंटली फेवर्स फीमेल्स दैट रिमेन ऑन फेमिलियर ग्राउंड, तो इस सारी चीज़ों से ये फेवर होता है कि फीमेल अपने फेमिलियर ग्राउंड पर रहे और मेल्स जो है वो दूर रहेंगे एंड दैट डिस्पर्स टू सीक मेट्स एल्सवेयर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ईजी थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी। मेट कॉम्पिटिशन हाइपोथेसिस, अब एक नई हाइपोथेसिस आ रही है, मेट कॉम्पिटिशन। देयर इज एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसी बात को एक्सप्लेन करने में कि मेल जो रहते हैं वो डिस्पर्जल जो शो करते हैं बेल्डिंग ग्राउंड स्क्विरल में, वो क्यों करते हैं, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये दूसरी हाइपोथेसिस है। इसको देने वाले साइंटिस्ट है जिम मूरे एंड राउफ अली 1983। तो राउफ अली जो थे उन्होंने और जिम मूरे ने इस बारे में 1983 में हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इन दी नेचर ऑफ सेक्सुअल कॉम्पिटिशन, ये जो दोनों सेक्सेस जो हैं या फिर कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म है, इनकी सेक्सुअल कॉम्पिटिशन में ये डिफरेंसेस या नेचर आ रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं। सो नॉट डिफरेंसेस इज इन दी बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग नियर वन बर्थ प्लेस और अवॉइडिंग इनब्रीडिंग, सिर्फ इसलिए नहीं डिस्पर्सल शो किया जाता है कि किसी को वहीं रहना है या फिर किसी को इनब्रीडिंग को अवॉइड करना है। मे ऑफन फोर्स मेल्स टू मूव, दूसरे और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मेल्स वहाँ की फीमेल्स को छोड़कर दूसरी जगह डिस्पर्स करते हैं। सो मेल्स फाइट विथ वन अनदर फॉर एक्सेस टू मेट्स, मेल्स के बीच में भी फाइटिंग होती है फॉर दी मेट एक्सेस, कि उसको मेट के साथ ब्रीडिंग कर सके वो उसके। लूजर्स में फाइंड इट बेटर टू मूव ऑन, और जो जो जीतता है उसको तो वहाँ एरिया मिल जाता है, मेट भी मिल जाता है, लेकिन जो हारता है वो उस एरिया को छोड़कर चले जाता है। फीमेल्स रियरली फाइट विथ ईच अदर फॉर मेट्स, फीमेल्स में ये फाइट देखने को नहीं मिलती कि वो मेट्स के लिए फाइट करेंगी। 10 में जनरली मे बी एबल टू रिमेन इन वन प्लेस, इसलिए वो एक जगह पर रहना पसंद करती है। अगर हाइपोथेसिस को, मेट कॉम्पिटिशन हाइपोथेसिस को डिस्पर्जल जो होता है बेल्डिंग्स ग्राउंड स्क्विरल्स का, उस पर अप्लाई करते हैं, तो जो मेल्स हैं उनको विग्रसली मतलब मेट्स की एक्सेस के लिए विग्रसली फाइट करना चाहिए, एंड दे डू, और कई हद तक उनमें होती भी, बट वी वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट मेल फाइटिंग एंड डिस्पर्सल टू गो हैंड इन हैंड। साथ में डिस्पर्सल के साथ साथ मतलब फाइटिंग के साथ साथ डिस्पर्सल भी होना जरूरी है इनका, एंड दिस प्रेडिक्शन फेल्स, लेकिन ये जो प्रेडिक्शन होता है वो फेल कर जाता है। जो मेल स्क्विरल होती है इज इनवेरिएबली मेल स्क्विरल्स इनवेरिएबली डिस्पर्स इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें मेल जो होते हैं स्क्विरल्स के वो डिस्पर्स करते हैं जब तक उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आ जाए, एंड एट अ टाइम ऑफ ईयर व्हेन कंपटीशन फॉर मेट्स इज एब्सेंट, और उस टाइम जब जो कंपटीशन रहता है मेट्स का जब वो खत्म हो जाता है, तो एक डायरेक्ट कंपटीशन रहता है अमंग मेल्स फॉर मेट्स कैन नॉट बी इमीडिएट कॉज ऑफ मेल डिस्पर्सल। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर होती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, यंग इमेच्योर मेल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटेंस सेक्सुअल कंपटीशन। अब जो यंग इमेच्योर मेल्स हो गए वो डिस्पर्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये जो इंटेंस सेक्सुअल कंपटीशन है उसको अवॉइड करना चाहते हैं इन द फ्यूचर विथ मोर एक्सपीरियंस राइवल्स, क्योंकि उनको मालूम है कि हमसे भी बड़े और एक्सपीरियंस हमारे दुश्मन दूसरे मेल्स हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्पर्स करते हैं और अपनी आपको अभी बचाने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज डेंसिटीज आर ऑन एवरेज इक्विवेलेंट इन द ओरिजिनल ग्रुप एंड डिस्पर्स ग्रुप रीजन्स, लेकिन ये सच नहीं है। वो किसी और भी नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर भी उनको राइवल्स मिलेंगे अगर वो अपनी नेटल प्लेस के कंपेरिजन करते हैं, तो मतलब खतरा उनके लिए हर जगह ही है, उसको हम इस तरह से ले सकते हैं। सो वी कैन रूल आउट द मेट कॉम्पिटिशन हाइपोथेसिस फॉर मेल डिस्पर्सल इन बेल्डिंग्स ग्राउंड स्क्विरल्स। तो इससे हम ये रूल से हम समझ सकते हैं मेट कॉम्पिटिशन हाइपोथेसिस को कि ये मेल डिस्पर्सल क्यों हो रहा है। इट डिजर्व्स टू बी टेस्टेड इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में भी इसको हमें टेस्ट करना चाहिए। लायंस जो होते हैं वो प्राइड्स में
में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और उसमें एक कोई लीडर होता है जो उनको डोमिनेट करता है, या फिर सेवरल अडल्ट मेल्स भी हो सकते हैं जो उनको डोमिनेट करेंगे. सो दे आर टिपिकल मैमल्स इन द मैटर ऑफ डिस्पर्सल. ये एक अलग ही तरह का मैटर रहता है डिस्पर्सल का जो इनमें देखने को मिलता है, हर यंग मेल के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अपने नेटल प्राइड को, जहाँ ये ओरिजिनल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेल लायन है, उसके कोई कब पैदा होते हैं और वो जो कब है वो मेल है. तो ये जो कब है इनको फोर्स किया जाता है कि वो अपनी प्राइड को चेंज करके किसी और प्राइड को या तो बना ले और खुद अल्फा मेल बन जाए. वो नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन इनके पास रहता है, वो दूसरे अल्फा मेल के अंडर में वर्क करें. तो अब जब अंडर में वर्क करते हैं तो उसको नोमैड्स का नाम दिया जाता है. ये नोमैड्स बन के वहाँ पर रहते हैं. और एंड मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स. और दूसरी बात यहाँ पर ये भी होती है कि जब ये अपनी टेरिटरी इनको इसलिए भी चेंज करने के लिए फोर्स किया जाता है ताकि अगेन वही सेम केस है कि वो जो फीमेल्स है वो इनके अनरिलेटेड रहे, क्योंकि यहाँ सभी उनकी जो भी दूसरी फीमेल्स हैं उसकी रिलेटिव रहेंगी. तो उन लायंस को दूसरी जगह पे फोर्स किया जाता है ताकि वो नई प्राइड में चले जाए और चेंज करें. सो जो नॉन डिस्पर्सिंग फीमेल्स होती है, अब फीमेल्स जो यहाँ डिस्पर्स नहीं करती, वो वहीं रहना पसंद करती है, उसी टेरिटरी में रहती है. और एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पर है दे नो वेयर टू फाइंड फूड, क्योंकि इन फीमेल्स को पता होता है कहाँ से फूड लाना, सब कुछ पता होता है. और उनको सेफ डेंस, जो डेन यानी एक जो केव टाइप स्ट्रक्चर रहता है जिसमें लाइन रहता है उसको डेन कहते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं. जो प्रॉक्सिमेट रीज़न है कि क्या मेन फिजियोलॉजी हो सकती है, अगर उसका रीज़न देखें तो जो डिपार्चर होता है मैनी यंग मेल लायंस का, यूजुअली अराइवल ऑफ द न्यू मैच्योर मेल्स और लायंस दैट displace the previous pride owners and evict the sub-adult males in the prides often forcibly. तो अब इनको एक टेंशन और भी होता है कि एक रीज़न ये रहता है कि जो पुरानी प्राइड है इसके अल्फा लायंस अपने ही बच्चों को या फिर अपने ही मेल बच्चों को वहाँ से डिस्पर्स करने का क्यों फोर्स करे. तो एक रीज़न ये भी होता है, उनको ये बात का भी खतरा होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म से, ये जो कब्स है बाद में बड़े होकर मुझे इस प्राइड से ना निकाल दे, तो बेहतर है कि अगर अभी ये छोटे तो उसी एज में उनको आउट कर सकते हैं और उनको नई प्राइड बनाने के लिए फोर्स कर सकते हैं. तो ये वाला रीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है. अगर अब हम बर्ड्स की बात करें तो बहुत सारी बर्ड्स में जो अडल्ट्स होते हैं दैट हैव रिप्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस में शिफ्ट टू अ न्यू साइट इन द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन. बर्ड्स में ये देखने को मिलता है कि एक जगह यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है बर्ड्स का, तो उसके बाद वो किसी और दूसरी साइट पे नेक्स्ट टाइम जाकर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है. नेक्स्ट ब्रीडिंग उसके सीजन जो होता है उसमें वो किसी न्यू साइट पर जाती है, या फिर वो सेम स्पॉट पर वापस आ जाती है फॉर अनदर ब्रीडिंग अटेम्प्ट. दूसरे ब्रीडिंग अटेम्प्ट के लिए वो वापस आ जाएगी, लेकिन बीच में वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी ब्रीडिंग करी है तो ब्रीडिंग करने के बाद वो उस एरिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है. अब या तो वो उस नए एरिया पे ब्रीडिंग करेगी या फिर वापस उसी एरिया पे अगेन आकर ब्रीडिंग को परफॉर्म करती है. तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है. सो फॉर द बोबोलिंक, अगर हम बोबोलिंक की बात करें, एक तरह की बर्ड होती है जो कि अपनी नेस्ट को टेरिटरीज के अंदर बनाती है इन मीडोज एंड हे फील्ड्स. जो मेल्स होते हैं इनमें देखा जाए तो दे दैट रिटर्न टू द सेम फील्ड हैड इन फैक्ट रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली इन द प्रीसीडिंग ईयर देन हैड मेल्स दैट डिड नॉट कम बैक टू देयर ओल्ड ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन द नेक्स्ट ईयर. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनमें क्या होता है बोबोलिंक नाम की बर्ड के अंदर कि जो मेल्स होते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से वो डिस्पर्स करके चले गए थे, यहाँ ब्रीडिंग परफॉर्म करी, उसके बाद डिस्पर्स करके ये नए एरिया में चले गए. तो ये देखने को मिलता है कि अगर ये मेल्स उसी एरिया में आकर वापस से ब्रीडिंग अगर परफॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा कहना चाहिए इफेक्टिव होगी बजाय कि वो इस न्यू एरिया में जाके करे, क्योंकि जो कंडीशन है वो नई हो जाती है, वो हो सकता है इतने कंफर्टेबल नहीं होते उस एरिया को लेकर, वो इतनी ज़्यादा उनको एक्सेस नहीं होती हर रिसोर्सेज की वहाँ पर. तो बेहतर ये होता है कि वो उसी एरिया में आए, लेकिन बीच में ये जो ब्रीडिंग के बाद एक डिस्पर्सल हुआ वो होना यहाँ पर कंपलसरी होता है इनमें. इसको ब्रीडिंग लोकेशन की चेंजिंग कहा जाता है. दूसरा पॉइंट देखते हैं. और जब नॉन रिटर्निंग मेल्स जो वापस पलट के नहीं आते वो न्यू ब्रीडिंग साइट्स पे चले जाते हैं और डेड दे डाई, या तो वो ये होता है कि वो क्यों वहाँ जा रहे हैं और वो वहाँ जाके जिंदा भी रहते हैं या मर जाते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल दैट मेल बोबोलिंग्स दैट हैव न्यू रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन वन ईयर आर इन रिलेटिवली पुअर कंडीशन. तो हम ये कह सकते हैं जो नए नए मेल बोबोलिंग्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रिलेटिवली पुअर कंडीशन देखने को मिलती है अगर रिप्रोडक्टिव सक्सेस देखना चाहे तो ये जो फेलियर होता है क्योंकि उनमें ये वो भी नहीं रहता कि जब वो नए नए ग्राउंड पे डिस्पर्स कर कर गए थे तो उनमें वो नहीं रहता कि वो रास्ते पे वापस आ जाए. उनको हो सकता है कभी पूरी तरह से उतनी कहना चाहिए प्रैक्टिस नहीं होती, तो इस वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाता है. इनका जो फेलियर होता है टू रिटर्न में बी ड्यू टू देयर डेथ, या तो वो फेलियर इसलिए होता है कि वो पलट के वापस इसलिए भी नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी वो नए एरिया में ही डेथ हो जाती है इसलिए वो वापस नहीं आ सकते, या फिर उनका रिफ्यूज़ल कि वो नहीं करना चाहते कोई किसी तरह की ब्रीडिंग इन सेम लोकेशन इन अ सब्सिक्वेंट ईयर, उसी जगह पर आकर वापस ब्रीडिंग शो नहीं करना चाहते. तो ये रीजंस की वजह से वो मेल कभी कभी पलट कर वापस नहीं आते सेम ब्रीडिंग ग्राउंड पे, पुराने ब्रीडिंग ग्राउंड के ऊपर. अगर अब बर्ड्स की बात की जाए तो वो भी अपने जो एरिया है उसको शिफ्ट करती है, एक ब्रीडिंग प्लेस से दूसरी ब्रीडिंग प्लेस पर डिस्पर्स करती है.
तो वो दूसरी भी अगर ब्रीडिंग प्लेस की बात की जाए तो वहाँ पर सर्वाइव करती है और वहाँ पर भी अच्छे से ही ब्रीडिंग परफॉर्म करती है। ऐसा उनमें ज़रूरी नहीं होता कि वो वापस पलट के इस एरिया पे आएगी तो ही रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो वो दोनों ही कंडीशंस में रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट उनका ज़्यादा है। ये जो प्रेडिक्शन था इसको दूसरे पॉपुलेशन के ऊपर भी टेस्ट किया गया, जिसमें रेड जो विंग्ड ब्लैक बर्ड्स होती हैं उनको ऊपर टेस्ट किया गया था। मेल जो होते हैं इस स्पीशीज़ की, पहले हमने बोबोलिंक की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं रेड विंग्ड ब्लैक बर्ड्स की। तो जो मेल्स होते हैं स्पीशीज़ की वो अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करते हैं मार्शेस के अंदर। फीमेल जो होती है वो इंस्पेक्ट करती है पोटेंशियल नेस्टिंग एरियाज़ को, और कि कौन सी जगह पर नेस्टिंग परफॉर्म करना ज़्यादा बेहतर होगा उस एरिया में, वो वाली चीज़ को ढूंढने का काम फीमेल्स को होता है। टेरिटरीज को डिफेंड करने का काम मेल्स को होता है, और बेटर ब्रीडिंग टेरिटरी को ढूंढना, पता लगाना, वो भी फीमेल्स का काम होता है, या फिर मेल भी उसमें हेल्प कर सकते हैं और ऑफ दोज ऑफ इज कॉम्पिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज इट कंटेन्स। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक फिगर शोन है साइट फिडेलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस का सॉन्ग बर्ड के अंदर, और बोबलिंग जिसको कह सकते हैं। मेल जो है वो साइट फिडेलिटी शो करता है कमिंग बैक टू द सेम टेरिटरी इन सक्सेसिव ईयर्स। तो हम ग्राफ मेनली देख लेते हैं। यहाँ मीन नंबर शोन है, यहाँ एग्स लेड ऑन टेरिटरी, यहाँ यंग फ्लेज्ड है, और यहाँ बोबोलिंक का फिगर है। तो जो बोबोलिंक है यानी ये जो मेल है, अगर इसमें बोबोलिंक का मेल की बात करें तो ये रिटर्न टू टेरिटरी को अगर शो करेंगे तो ब्लैक डार्क बॉक्स से शो करेंगे, और अगर स्क्रैच्ड टाइप ऑफ बॉक्सेस से शो करेंगे तो फेल टू रिटर्न है। तो वापस पलट के आने का यहाँ पर 8 तक का यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना नंबर मिल रहा है। अगर एग्स जो है उसकी टेरिटरी पे ले किए जा रहे हैं तो वो वहाँ पर यहाँ इतना है उसका, और ना आने के चांसेस उसके इतने हैं। यंग फ्लैश्ड यानी शुरू में अगर देखा जाए थोड़ा यंग वन है टाइप का है तो उसके चांसेस इतने हैं। अगर वापस आने की बात की जाए तो वापस आ जाएगा तो, और ना आने की बात की जाए तो उसके चांसेस इतने हैं। तो ये उसका छोटा सा ग्राफ था जो हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर उसकी जो पूरे पॉइंट्स है वो मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप।